हेलो, सारे लोग ठीक ठाक हैं? तैयारी बढ़िया चल रही है? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? तो टेस्ट पेपर मैंने कुछ भेजे थे, आप लोगों तक पहुंच गए होंगे, उसको सामने रख लें। और आज इसके ऊपर थर्ड पार्ट भी भेजा जाएगा। 3 पार्ट जो पहुंच चुका है उसका डिस्कशन हो जाए, नहीं तो काफी कुछ होता जा रहा है और डिस्कस नहीं हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कौन सा है एलिजाबेथन राइटर्स का? हेलो, भैया यस यस यस, थैंक यू भैया, थैंक यू। स्पेंसर शेफर्ड कैलेंडर वाज रिटन इन, आपको ये जानकारी निश्चित रूप से होगी कि स्पेंसर के शेफर्ड कैलेंडर के प्रकाशन के साथ ही एलिजाबेथन एज के गोल्डन पीरियड की शुरुआत मानी गई है इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्पेंसर शेफर्ड्स कैलेंडर वाज रिटन इन 1599। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। हेलो, 1599 में स्पेंसर के शेफर्ड्स कैलेंडर का प्रकाशन हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है, हु इज एट वंस कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां? आप लोगों की तरफ से जवाब आने चाहिए। किसको कहा गया है चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन और रेनेसां? बोलिए। बिल्कुल नहीं, सिडनी नहीं है, स्पेंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट करें। स्पेंसर इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट? बिल्कुल, पोएट्स पोएट स्पेंसर को कहा गया है। और चौथा क्वेश्चन है, द शेफर्ड्स कैलेंडर वाज इंस्पायर्ड बाई। स्पेंसर को शेफर्ड्स कैलेंडर लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? ब्यूमॉन्ट एंड प्लेचर से, या वर्जिल या थियोक्रिटस से, सैकविल से, या फिर नॉर्टन से, या नन ऑफ दीज? इसमें बताइए। नहीं, ब्यूमॉन्ट एंड प्लेचर से नहीं, बल्कि वर्जिल और थियोक्रिटस से। देखिए, वर्जिल ने ब्यूकोलिका लिखा था। वास्तव में पास्टोरल पोएट्री की शुरुआत होती है थियोक्रिटस से प्राचीन यूनान में, लेकिन उसी को मॉडिफाई किया, सोफिस्टिकेशन देने का काम किया था वर्जिल ने। और शेफर्ड्स कैलेंडर 12 खंडों में, एक तरह से 12 मासा कहा जाता है, 12 महीने के कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र है। तो वर्जिल और थियोक्रिटस से प्रेरणा पाकर के स्पेंसर ने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा। तो ऑप्शन आपका बी है, स्पेंसर वाज इंस्पायर्ड बाय वर्जिल एंड थियोक्रिटस टू राइट शेफर्ड्स कैलेंडर। और पांचवा क्वेश्चन है, ये तो लिखना पड़ेगा, आवाज नहीं क्लियर। अच्छा, पहले का है ए 1599 में, और दूसरे का है बी। तीसरा क्वेश्चन है सी।
तीसरे का जो ऑप्शन है पोएट्स पोएट वो स्पेंसर है, बी। और चौथा क्वेश्चन है शेफर्ड्स कैलेंडर वाज इंस्पायर्ड बाय, बी, वर्जिल एंड थियोक्रिटस। पांचवा, द 5 एक्ट्स ऑफ गोरबोटक। गोरबोटक को फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा गया है। इट वॉज रिटेन इन कोलेबोरेशन विद थॉमस सैकवेल एंड नॉर्टन। ऑफ द 5 एक्ट्स ऑफ गोरबोटक, थॉमस सैकवेल रोट फर्स्ट एंड सेकेंड एक्ट या सेकेंड एंड थर्ड एक्ट, थर्ड और फोर्थ एक्ट, या ऑप्शन डी है फोर्थ एंड फिफ्थ एक्ट। तो सैकवेल ने गोरबोटक के कितने अंकों को लिखा था? बोलिए। तो ऑप्शन डी फोर्थ एंड फिफ्थ एक्ट को थॉमस सैकवेल ने लिखा था। पांचवें का ऑप्शन है आपका डी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें। Who was the scholarly translator of Iliad and Odyssey? इलियड और ओडिसी को यूरोप का पहला महाकाव्य माना गया है। इसको होमर ने लिखा था। और इसका स्कॉलरली ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किसने पेश किया था? हाँ जी, बिल्कुल, चैपमैन ने। तो सिक्स्थ का ऑप्शन है सी। चैपमैन्स कॉमेडी ऑल फूल्स वाज रिटन इन, बोलिए। चैपमैन ने कॉमेडी लिखी ऑल फूल्स, इट वाज रिटन इन, नहीं, ये एकदम गलत है आपका ऑप्शन। 1599 में लिखा गया था और 1605 में इसका प्रकाशन हुआ था। सातवें का ऑप्शन है ए। चैपमैन ने जो ऑल फूल्स कॉमेडी लिखी थी वो 1599 में लिखी गई थी, लेकिन इसका पब्लिकेशन हुआ था 1605 में। आठवां क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर ऑफ इंटरल्यूड जॉन हेवुड वाज। ये इन द कोर्ट ऑफ हेनरी एट। इंटरल्यूड का जो प्रसिद्ध राइटर था, जो हेनरी एट का क्या था? जेस्टर था, कोर्ट जेस्टर था, म्यूजिशियन था, सिंगर था या फिर पोएट था? जेस्टर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 8 का क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है ए। Who completed Marlowe's Hero and Leander? मार्लो ने एक पोएम लिखी थी हीरो एंड लिएंडर, एक लंगर पोएम थी, लेकिन इनग्रैम फ्रेजर के द्वारा जब उसकी हत्या कर दी गई थी 1693 में, तो उस हीरो एंड लिएंडर नाम की जो कविता थी वो अधूरी रह गई थी। इसको पूरा करने का काम किसने किया था? हाँ जी, बिल्कुल चैपमैन ने। तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन भी है बी, चैपमैन ने। द मोस्ट सक्सेसफुल एंड सेलिब्रेटेड ऑफ मार्लोस कैरेक्टर स्पीच वाज, बोले। नहीं, कैरेक्टर स्पीच ज्यादातर आप लोग डॉक्टर फास्टस तो उसका प्ले है, डॉक्टर फास्टस की जो फेमस स्पीच रही है
Was it the face that burned Troy? तो डॉक्टर फास्टस नहीं है बल्कि हेलेन ऑफ ट्रॉय। ये कैरेक्टर स्पीच हेलेन ऑफ ट्रॉय, ऑप्शन सी। ये नेट में क्वेश्चन है डियर, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन सी 10वें का है, ऑप्शन सी। The most successful celebrated of Marlowe's character speech was made by Helen of Troy. The most popular play of Kit is, किट का जो है सबसे लोकप्रिय नाटक कौन सा है? कार्नेलिया है, या हीरोनिमो इज मैड अगेन, स्पेनिश ट्रेजेडी, बोथ बी एंड सी? बोलिए। बोथ बी एंड सी क्यों? कोई रीजन दीजिए आप। कारण बताइए। देखो मंगल, स्पेनिश ट्रेजेडी का ही सब टाइटल है हीरोनिमो इज मैड अगेन, तो दोनों प्ले एक ही है। स्पेनिश ट्रेजेडी का सब टाइटल है हीरोनिमो इज मैड अगेन, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है, बोथ बी एंड सी। थॉमस किड वाज फाउंडर ऑफ, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वीडियो ठीक है, अपलोड हो जाएगा। थॉमस किड वाज फाउंडर ऑफ, क्या वो रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर था, या रोमांटिक ट्रेजेडी का, सैटायर का, या फिर ड्रामेटिक रोमांस का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएसएसबी में भी पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है, केरल बोर्ड में भी पूछा गया है। थॉमस किड वाज फाउंडर ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी, ऑप्शन बी। 12th का ऑप्शन बी रोमांटिक ट्रेजेडी का संस्थापक माना गया है थॉमस किड को इंग्लिश लिटरेचर में। क्वेश्चन 13 देखें, हु कॉल्ड थॉमस किड अ स्पोर्टिंग किड? थॉमस किड को किसने स्पोर्टिंग किड का एपिथेट दिया था? क्या शेक्सपियर ने, या फिर बेन जॉनसन ने, मार्लो ने, या फिर जॉन लिली ने? तो थॉमस किड was called sporting kid by Ben Jonson। 13th का है ऑप्शन बी। और 14वां है नेश लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज। थॉमस नेश ने एक तरह का ट्रेवलॉग लिखा था, लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये है क्या? रोमांस है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? नहीं, कॉमेडी भी नहीं है, ऑप्शन ए है, रोमांस है। 14th का ए। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन लिख करके आपके पास जा रहे हैं, इसको आप किसी भी कीमत पर रट डालिएगा, और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, मैं फिर ये कह रहा हूं कि जितने भी टेस्ट पेपर पहुंचेंगे, लैंग्वेज के हों या फिर लिटरेचर के, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। घमंड नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से कह रहा हूं, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके, कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आप इसको तैयार कर लें। और जैसे ही ये ऑफलाइन क्लास शुरू होती है, मैंने कहा कि मैं 20 फुल लेंथ टेस्ट वो दूंगा, और उससे बाहर देखिएगा लैंग्वेज या फिर लिटरेचर, 90% क्वेश्चन उसी में से मिलेगा। दिवाकर जी,
और लिलीज गोल्डन बुक ऑफ मार्कस और ऑरेलियस वॉज ट्रांसलेटेड बाय। नेट का क्वेश्चन है, लिली ने गोल्डन बुक ऑफ मार्कस और ऑरेलियस लिखा था, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने पेश किया था? थॉमस नॉर्थ ने, जॉन फॉक्स ने, बेकन ने या रिचर्ड हुकर ने? तो गोल्डन बुक ऑफ मार्कस और ऑरेलियस का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ये थॉमस नॉर्थ ने पेश किया था। 15 का है ए। सेवेंटीन क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, एडवर्ड फर्स्ट, बैटल ऑफ अल्काजार एंड ओल्ड वाइट्स टेल आर रिटन बाय। किसने लिखा है इसको? अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, एडवर्ड फर्स्ट, बैटल ऑफ अल्काजार, ओल्ड वाइट्स टेल्स। अजय, अच्छा 16 क्वेश्चन छूट गया है। Which of Lily's comedy stands apart from his other plays, being in tradition of Plautus and Terence? देखिए, जो कॉमेडी के फादर हैं वो प्लाटस और टेरेंटियस को माना गया है, जिसको टेरेंस भी कहते हैं। तो प्लाटस और टेरेंस की परंपरा से हट करके लिली ने कौन सी कॉमेडी लिखी थी? क्या मदर बॉम्बे लिखी थी, यूफियस लिखी थी, सैफो और फाओ लिखा था, या फिर मिडास? ये सारी के सारे जो है कॉमेडी ये जॉन लिली ने लिखा था। लेकिन जहां तक यूफियस, सैफो एंड फाओ और मिडास का प्रश्न है, ये सब प्लाटस और टेरेंस की परंपरा पर लिखे गए हैं। बस केवल एक कॉमेडी उसकी है, मदर बॉम्बे। मदर बॉम्बे एक तरह का सटायर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 16 का है, ऑप्शन ए मदर बॉम्बे। मदर बॉम्बे एक ऐसा प्ले है जो प्लाटस और टेरेंस की परंपरा से अलग हट करके लिली ने लिखा था। 17 क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, एडवर्ड फर्स्ट, बैटल ऑफ अल्काजार, ओल्ड वाइट्स टेल्स, ये सारे के सारे प्ले किसने लिखा था? क्या थॉमस किड ने लिखा था, नेश ने लिखा था, लिली ने लिखा था, या फिर जॉर्ज पील ने लिखा था? बोलिए। अरे भाई, यूनिवर्सिटी बिट्स के सारे क्वेश्चन हैं। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, एडवर्ड फर्स्ट, बैटल ऑफ अल्काजार, ओल्ड वाइट्स टेल, ये सारे के सारे लिखा था थॉमस किड ने। 17 का ऑप्शन ए। द फर्स्ट वर्क ऑफ रॉबर्ट ग्रीन वाज, रॉबर्ट ग्रीन का पहला प्ले कौन सा था? मैमिलिया, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, पेंदास्तो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। तो रॉबर्ट ग्रीन की जो पहली रचना है मैमिलिया है। 18 का ऑप्शन ए। नाइनटीन देखें, विच वर्क ऑफ रॉबर्ट ग्रीन गेव द प्लॉट टू शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल। रॉबर्ट ग्रीन का वो कौन सा नाटक है जिसके आधार पर शेक्सपियर ने विंटर्स टेल लिखा था? नहीं, ग्रोट्स वर्क ऑफ विट, ये ग्रीन ने सरकास्टिक रिमार्क किया था शेक्सपियर के ऊपर। तो ग्रोट्स वर्क ऑफ विट पंपलेट में
क्रिटिसाइज किया था ग्रीन ने शेक्सपियर को, और पैनदास्तो से ही प्रभावित होकर के शेक्सपियर ने विंटर्स टेल लिखा था। तो 19th का ऑप्शन बी है। और 20th है, एज ए राइटर ऑफ प्रोज रोमांस ग्रीन इज रिमेम्बर्ड फॉर। बोलिए, प्रोज रोमांस के रूप में किसको ख्याति मिली हुई है, किस रचना के कारण जो है ग्रीन को एक प्रोज रोमांस राइटर के रूप में प्रसिद्धि मिली? तो हाँ जी, बिल्कुल सही है, पैनदास्तो प्रोज रोमांस है ग्रीन का 20th का ए। लाइफ ऑफ शेक्सपियर वॉज रिटन बाय, बोलिए, सिडनी ली ने लिखा था, फिलिप सिडनी ने, मार्लो ने, या फिर स्पेंसर ने? शेक्सपियर की जीवन नहीं, सिडनी ली ने लिखा था। फिलिप सिडनी तो मर गया था भैया। शेक्सपियर के जब लिटरेरी करियर समाप्त हुआ तो 1592 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और 1588 से लेकर के 1612 तक शेक्सपियर का वो लिटरेरी करियर रहा है। तो लाइफ ऑफ शेक्सपियर को लिखा है सिडनी ली ने। ऑप्शन ए करेक्ट, 21 का ऑप्शन ए। आउट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हाउ मेनी प्लेज वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म? फोलियो फॉर्म नहीं, हाँ। शेक्सपियर नहीं, 16 नहीं, 12, जी हाँ, 12 प्ले ऐसे थे शेक्सपियर के जो क्वार्टो फॉर्म में आए थे। ठीक है, 22 का है ऑप्शन ए। अब ये फोलियो और क्वार्टो तो आप जानते ही होंगे। फोलियो और क्वार्टो तो आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? अच्छा, कोई एक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकना होगा, मुझे कोई एक पेपर ढूंढना होगा भैया। कोई पेपर है उसमें से कोई एक रफ सा पेपर लेकर के आओ। कोई सा भी 1 मिनट, मैं आपको क्वार्टो फॉर्म और फोलियो फॉर्म बता दूं क्या है। लो, उसी में से दे दो तो खराब सा। देखिए भैया, कोई भी पेपर शीट जो होती है ये आजकल जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दुनिया में, वो ज्यादातर 3 तरह के जो है वो पेपर बनाती हैं, जिसकी साइज होती है 17-27, 18-22 और 20-30। 17-27 का मतलब होता है कि 17 इंच चौड़ा, 17-27, 18-22 और 20-30, ये जो है पेपर साइज होती है ज्यादातर। तो किसी भी पेपर की शीट को आप ले लें, फुल लेंथ शीट, अगर उसको एक बार मोड़ दिया जाए, दिख रहा है कि नहीं? पेपर दिख रहा होगा, मैं समझता हूं आप लोगों को। तो मान लीजिए ये पेपर शीट है, चाहे वो 17-27 की, 18-22 की या फिर 20-30 की हो, जब इसको एक बार मोड़ा जाएगा यानी कि 4 पेज बनेंगे। किसी भी पेपर को अगर एक बार आप फोल्ड करते हैं तो 4 पेज बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो इस फॉर्म में अगर कोई बुक छपती है तो उसको फोलियो फॉर्म कहा जाता है।
और जब किसी भी पेपर शीट को आप 2 बार मोड़ दें, यानी कि 8 पेज हो जाए, तो उसको क्वार्टो फॉर्म कहा जाता है। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? किसी भी पेपर शीट को अगर आप 1 बार मोड़ते हैं, यानी 4 पेज बनते हैं, तो वो फोलियो होता है। और फर्स्ट फोलियो हेमिंग और कोंडोल ने, जो शेक्सपियर के को एक्टर थे, उन लोगों ने शेक्सपियर के मरने के 7 वर्षों के बाद 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है, तो उसके साथी कलाकार 2 थे। शेक्सपियर के 2 साथी कलाकार थे, हेमिंग और कोंडोल। तो उन लोगों ने शेक्सपियर के 36 प्ले को फोलियो फॉर्म में, फोलियो फॉर्म समझ गए होंगे कि जब एक पेपर शीट को 1 बार मोड़ा जाएगा तो फोलियो फॉर्म होगा, और जब उसको 2 बार मोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्वार्टो फॉर्म। और आजकल जो किताबें छपती हैं वो क्वार्टो फॉर्म में नहीं, बल्कि डेमी साइज में छपती हैं, यानी कि 3 फोल्ड में, जिसमें 16 पेज होते हैं। लेकिन आप जो कभी पेपर प्रिंट कराने जाते हैं या फोटो स्टेट कराने जाते हैं, तो उस जिसको आप लोग A4 कहते हो, A4 कुछ नहीं है बल्कि 17-27 साइज के पेपर का 4 भाग होता है। तो एक भाग जो है 1/4 कहलाता है। क्या इसके बारे में? तो 12 प्ले जो शेक्सपियर के वो क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हुए थे। तो 22वें क्वेश्चन का है करेक्ट ऑप्शन ए। बेनेडिक्ट एंड बीएट्रिस कैरेक्टर्स अपीयर इन, बोलिए। बेनेडिक्ट और बीएट्रिस, ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो शेक्सपियर के किस प्ले में आए हुए हैं? क्या विंटर्स टेल में, या मर्चेंट ऑफ वेनिस में, टेम्पेस्ट में, या मच अडो अबाउट नथिंग में? बोलिए आप लोगों ने इसका। नहीं, विंटर्स टेल में नहीं है, मच अडो अबाउट नथिंग में। तैयार होना चाहिए ना। 23 का ऑप्शन डी है। पेपर आपको देना है डियर, मैं तो घर बैठ करके आप लोगों की इतनी सेवा कर रहा हूं। और ये कोई किसी किताब से लिए हुए नहीं, बल्कि किताबें रख करके क्वेश्चन उसमें से ढूंढे जाते हैं। और ये पेपर देखिएगा कि पीछे के भी पेपर आप उठा लेना, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस सॉन्ग टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, द सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम, बोलिए। एज यू लाइक इट से बिल्कुल नहीं, ये सॉन्ग लिया गया है मेजर फॉर मेजर से, बिल्कुल सही है। 24 का ऑप्शन बी, मेजर फॉर मेजर। फाल्स्टाफ इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। हेनरी IV का प्रसिद्ध कॉमिक कैरेक्टर है फाल्स्टाफ। तो 25वें का है ऑप्शन सी, हेनरी IV का। Which of the following tragedies is a tragedy of misanthropy? शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी को मिसएंथ्रोपी कहा गया है? एंथ्रोप कहते हैं मानव को, और मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जो मानवद्रोही हो। तो कौन सा प्ले शेक्सपियर का है जिसको खिताब मिला हुआ है मिसएंथ्रोपी प्ले का? जो मानव जाति से घृणा करता हो, नफरत करता हो, तो ऑप्शन डी है इसका, सिम्बेलिन। 26 का है ऑप्शन डी, सिम्बेलिन। सिम्बेलिन को एपिथेट मिला हुआ है द प्ले ऑफ मिसएंथ्रोपी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक।
27th है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कंसीडर्ड एज ऑटोबायोग्राफिकल। ये 4 प्ले हैं, इनमें से किस प्ले को शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कहा गया है? क्या विंटर्स टेल को, या सिम्बेलिन को, पेरिप्लीज को, या फिर द टेम्पेस्ट को? ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, 27 का सिम्बेलिन। Boccaccio's Decameron is echoed in which of Shakespeare's plays? नेट का क्वेश्चन है। बोकासियो ने जो डीकामेरॉन लिखा, बोकासियो के बारे में आप जानते हैं, इटालियन फिक्शनिस्ट था। इसने किताब लिखी थी डीकामेरॉन टाइटल के तहत, और डीकामेरॉन का मतलब होता है 100 स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ 100 स्टोरीज। तो डीकामेरॉन में 100 कहानियां हैं। तो शेक्सपियर के किस प्ले में बोकासियो के डीकामेरॉन की प्रतिध्वनि मिलती है? क्या ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, या फिर ट्रायलस और क्रेसीड में, या एज यू लाइक इट में, या 12th नाइट में? नहीं डियर, बोकासियो के डीकामेरॉन की जो ध्वनि है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में 28 का ए। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मतलब इसके स्टैंडर्ड के बारे में कुछ पता चल रहा है आप लोगों को कि बिल्कुल लीक से हट करके है। और चूंकि पेपर का हर साल ट्रेंड बदल रहा है, अगर कोई ट्रेडिशनल तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा। तो बेटा इसीलिए कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन पेपर हैं, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, जो 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और जो ये टेस्ट पेपर मिसलेनियस आप लोगों के पास पहुंच रहा है, इसको आप तैयार रखिए। लैंग्वेज में जितना पोर्शन बताऊंगा बस केवल उसको तैयार रखिए, सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए। नेक्स्ट है जॉनसन्स फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्ले वाज। यहाँ पर जॉनसन का मतलब बेन जॉनसन है, डॉक्टर जॉनसन मत समझ लीजिएगा। जॉनसन्स फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्ले वाज, बोलिए। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है डियर आपका, 29 का सी। पहला प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और दूसरा प्ले है एवरी मैन इज आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो पहला प्ले है बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। फेस एंड सब्टल आर कैरेक्टर्स इन, बोलिए। अरे बड़ा प्रसिद्ध है, अल्केमिस्ट में फेस और सब्टल आते हैं। 30 का ऑप्शन ए। Which play of Ben Jonson is most expansive and matured satirical comedy? बेन जॉनसन की वो कौन सी कॉमेडी है जो काफी सैटिरिकल है, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या एग्जॉस्टिव। तो बार्थोलोम्यू फेयर है, वोल्पोन है, द साइलेंट वुमन है, बोलिए। नहीं, बार्थोलोम्यू फेयर, ऑप्शन ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। उसमें सारे प्ले जो है दिमाग में आया, बस ऐसे ही लिख दिया। तो बार्थोलोम्यू फेयर ये
सबसे ज्यादा परिपक्व और विस्तृत जो है कॉमेडी है बार्थोलोम्यू फेयर, 31 का ऑप्शन ए। A play jointly written by Johnson and Marston and Chapman, 3 लोगों ने मिलकर के एक नाटक लिखा था। बेन जॉनसन ने भी, मार्स्टन ने भी और जॉर्ज चैपमैन ने। इन तीनों लोगों ने मिलकर के कौन सा नाटक लिखा था? ईस्ट वर्ड हो, ये ज्वाइंट वर्क है बेन जॉनसन का, मार्स्टन का, चैपमैन का। तो ईस्ट वर्ड हो 32 का ए। Johnson Fletcher's Wild Goose Chase is a kind of Elizabethan version of Sass। बोलिए। जॉन फ्लेचर ने वाइल्ड गूज चेस लिखा था। ये एक तरह से कहा जाता है कि एलिजाबेथन दौर के शा की झलक मिलती है। वाइल्ड गूज चेस में प्रतिध्वनि मिलती है बर्नार्ड शा के मैन एंड सुपरमैन की, 33 का ऑप्शन ए। The only one play of John Webster presented on modern stage was डची ऑफ माल्फी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, 34 का ऑप्शन बी। Which play of Webster is considered as his masterpiece? क्या डची ऑफ माल्फी है, व्हाइट डेविल है, डेविल्स लॉ केस है, या फिर माल कंटेंट है? नहीं, ये तो जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटेड स्टेजेड प्ले है डची ऑफ माल्फी, लेकिन मास्टरपीस जॉन वेबस्टर की मानी गई है व्हाइट डेविल को, ऑप्शन बी, 35 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन को डियर रट डालना, चाहे टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो। इवन नेट वाले भी जो है इस पर ध्यान रखेंगे। और अभी तो मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि दिसंबर में प्रपोज्ड है आपके कमीशन का जो जीआईसी लेक्चरर है और साथ में जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आपने डाला है। इसके बाद पूरा फोकस मेरा नेट पर रहेगा, नेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे। और हु सेड of Thomas Heywood as a sort of prose Shakespeare। थॉमस हेवुड को एक तरह के प्रोज शेक्सपियर की प्रजाति कहा है, शॉर्ट कहते हैं किस्म को। तो ये एपिथेट जॉन हेवुड को एज ए सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर किसने दिया? लैम्ब ने, जॉनसन ने, कॉलरिज ने या फिर मिडलेटन ने? तो लैम्ब ने कहा है, 36 का ऑप्शन ए। थॉमस हेवुड को ए सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर लैम्ब ने कहा है। द शोमेकर्स हॉलीडे इज रिटन बाई, बोलिए। डेकर ने लिखा है, 37 का ऑप्शन सी। सिडनीज आर्केडिया इज, सिडनी ने जो आर्केडिया लिखा वो किस तरह का लिटरेरी जेनर है? क्या रोमांस है, मास्क है, सैटायर है या फिर ट्रेजेडी है? अजय, रोमांस है डियर, 38 का ए।
Which work of Bacon is called second utopia? बेकन की किस रचना को दूसरी यूटोपिया माना गया है? हाँ जी, नोवम आर्गेनम बिल्कुल नहीं है, न्यू एटलांटिस ऑप्शन बी। 39 का ऑप्शन बी ये सेकंड यूटोपिया, फर्स्ट यूटोपिया थॉमस मोर ने लिखा है और न्यू एटलांटिस को सेकंड यूटोपिया कहा गया है अंग्रेजी साहित्य में। और 40th है सिडनी वाज बोर्न ऑन, बोले आप। ऑप्शन ए 30 नवंबर 1554 को। 40 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। और हु कॉल्ड बेकन्स स्टाइल इज एन इंडेक्स ऑफ एमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ये हायर में पूछा गया है प्रश्न। हु कॉल्ड बेकन्स स्टाइल इज एन इंडेक्स ऑफ एमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसको एलसी नाइट ने कहा है। बेकन्स स्टाइल इज एन एमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। बेकन की जो गद्य शैली है वह आधुनिक दुनिया के साहित्य का एक उभार है, एमरजेंस है। तो इसको एलसी नाइट ने लिखा है, ऑप्शन डी। 41 का ऑप्शन डी। काउंसिल सिविल एंड मोरल is a subtitle given to, बोलिए भाई। बेकेन्स एसेज का जो सब टाइटल है काउंसिल सिविल एंड मोरल, तो ये 42 का है, ऑप्शन ए। जॉन डन रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ, किस परंपरा का वायलेशन जॉन डन ने अपनी रचनाओं में किया? तो ऑप्शन है सी। 43 का ऑप्शन सी। स्पेंसेरियन ट्रेडिशन का वायलेशन किया था जॉन डन ने। नेक्स्ट जो है 44 देखा जाए कि विच जेनर ऑफ पोएट्री केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ दौर में कविता की किस विधा का अस्तित्व जन्म लिया, या कविता की किस विधा का अस्तित्व एलिजाबेथन दौर में आया? या सनेट और शान का, ड्रामा का, फार्स का, या फिर नन का? बोलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। ड्रामा का तो जो है वो एमरजेंस था। एलिजाबेथन एज को ड्रामा के लिए प्रसिद्धि तो मिली थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बिट्स और शेक्सपियर जैसे नाटककार, बेन जॉनसन जैसे जो है ड्रामेटिस्ट, ये ड्रामा को अपेक्ष पर ले गए, ऊंचाई पर ले गए। लेकिन सवाल ये है कि कविता की किस विधा का, नाटक की बात नहीं की जा रही। विच जेनर ऑफ पोएट्री केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, तो वो है ऑप्शन ए, सॉन्ग एंड सनेट। 44 का ए। With done it may be said कैरोलिन पोएट्री क्या फ्लोरिस्ट हुई, डिक्लाइन हुई, या बिगिन हुई, या क्लोज्ड हो गई? कैरोलिन दौर में जॉन डन जब
साहित्य क्षेत्र में आया तो वास्तव में कैरोलिन पोएट्री का एक तरह से डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ। तो 45 का बी। "46 who was known as English Petrarch"। किसको इंग्लिश पेट्रार्क कहा गया है? पेट्रार्क फादर ऑफ सनेट है, लेकिन इंग्लिश पेट्रार्क किसको कहा गया? सिडनी को, स्पेंसर को, ड्रेटन को या फिर शेक्सपियर को? माय डियर फ्रेंड्स, 46 का है ऑप्शन ए, सिडनी। क्योंकि सिडनी ने पहला सनेट सीक्वेंस 108 एस्ट्रोफेल और स्टेला लिखा था, इसीलिए इंग्लिश पेट्रार्क कहा गया है सिडनी को। Whose poetry is full of patriotism? किसकी कविता को देशभक्तिपूर्ण माना गया है? क्या सिडनी के या स्पेंसर के या फिर ड्रेटन के या फिर जॉन के? तो करेक्ट ऑप्शन है आप इसका सी, ड्रेटन। 47 का सी। Which play of Shakespeare is called dramatic romance or tragicomedy or reconciliation play? शेक्सपियर के किस नाटक को ड्रामेटिक रोमांस या फिर ट्रेजिकॉमेडी या फिर रिकंसिलिएशन प्ले माना गया है? पेरिक्लीज को दिए। पेरिक्लीज 48 का ऑप्शन सी। है हु सेड बेन जॉनसन राइट्स? बेन जॉनसन ने केवल क्या लिखा? कॉमेडीज लिखा, कोर्ट प्ले लिखा, फार्स लिखा या फिर सारी तरह की रचना लिखी? बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। 49 का ऑप्शन डी। क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी जेनर ऑफ लिटरेरी, इंग्लिश लिटरेरी जेनर वाज रिटन बाय बेन जॉनसन। कॉमेडी भी लिखा, सीजानस एंड हिज फॉल ट्रेजेडी भी लिखा, कोर्ट मास्क भी लिखा, फार्स भी लिखा। तो लगभग हर तरह के लिटरेरी जेनर की रचना की बेन जॉनसन ने। तो ऑप्शन डी है आप इसका आर। When did Bacon publish his first series of 10 essays? बेकन ने पहली बार 10 निबंधों की श्रृंखला किस वर्ष पब्लिश करवाई थी? भैया 1557। 1612 में उसका जो है 38 का आया, 58 का आया था। 1597 में 50 का है ऑप्शन ए। 1597 में बेकन ने सबसे पहले अपने 10 निबंधों को पब्लिश कराया है। (51) है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जॉनसन ने एमेरोटी नहीं लिखा, क्योंकि एमेरोटी एक सनेट सीक्वेंस है जिसको स्पेंसर ने लिखा था एलिजाबेथ बॉयल के प्रेम में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 51 का ऑप्शन डी। रोजन एस्टम वाज टू, ये क्या था? कोर्ट पोएट था, ट्यूटर था, जेस्टर था या एलिजाबेथ का फ्रेंड था? तो रोजर एस्टम ये एलिजाबेथ का शिक्षक था, ट्यूटर था। 52 का है ऑप्शन बी। और who has divided Shakespeare's fourth literary career as period of restored serenity of calm after storm?
देखिए, दो लोगों ने शेक्सपियर के रचना काल का विभाजन किया है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का। डाउडेन ने भी कहा है, विभाजन किया है, और जेलांग ने भी किया है। तो आउट ऑफ डेप्थ जो है, ऑन द हाइट, ये डाउडेन ने कहा है, और जेलांग ने कहा है फोर्थ पीरियड को पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टोर्म। तो जेलांग का स्टेटमेंट ये है, जो शेक्सपियर के फोर्थ लिटरेरी करियर का नाम देते हैं। तो 53 का है ऑप्शन बी। जूलियस सीजर ट्रेजिक फ्लॉ वाज। जूलियस सीजर का जो ट्रेजिक फ्लॉ है, जिसको फ्लाइंग कैरेक्टर भी कहते हैं, वो क्या था? मेगालोमेनिया था, नोबल इन एक्शन था, सेल्फ डिल्यूजन था, या फिर नन? मेगालोमेनिया था। 54 का ए। जूलियस सीजर का जो हेमेरेटिक कैरेक्टर था, जिसको फ्लाइंग कैरेक्टर भी कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, तो मेगालोमेनिया है। और विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट कंटेन कोरस। शेक्सपियर ने नाटक लिखे, उन नाटकों में किसमें कोरस का प्रयोग नहीं किया गया है? तो मैं बता दूं आपको कि रोमियो एंड जूलियट में भी कोरस का प्रयोग हुआ है, हेनरी फिफ्थ में भी हुआ है, पेरिक्लीज में भी कोरस है, हैमलेट में कोरस नहीं है। तो ऑप्शन डी 55 का है ऑप्शन बी। हैमलेट डज नॉट कंटेन कोरस। 56 का है कि वोयला इन 12th नाइट इज डिस्गाइज्ड एज। 12th नाइट बोलिए, यूनक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। 56 का है ऑप्शन सी। और विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इंक्लूड्स मास्क। बोलिए, हर किसी में मास्क का प्रयोग हुआ है डियर। हेनरी एट्थ में भी, रोमियो और जूलियट में भी मास्क है, टेम्पेस्ट में भी मास्क है। तो आल 57 आल। Who is the heroine of Midsummer Night's Dream? बिल्कुल सही है, 58 का ऑप्शन डी। सी अर्मी। भैया, इजाबेला जो है वो मेजर मेजर का है, और जूलिया का ध्यान नहीं आ रहा है किसकी हीरोइन है। और रोमियो जूलियट की हीरोइन तो जूलियट है। नेरिसा इन मर्चेंट ऑफ वेनिस इज इंट्रोड्यूस्ड एज बाल्थाजार्स क्लर्क नेम्ड एज। नेट में प्रश्न है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में नेरिसा, जो कि पोर्शिया की मेड सर्वेंट है, ये स्टीफेनो, बिल्कुल सही है। एक कोर्ट सीन में जब पोर्शिया के साथ जाती है नेरिसा, तो उसका नाम रखा जाता है स्टीफेनो। 59 का है ए। और 60 है, शेक्सपियर सनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1609 बाई। अजय नहीं, थॉमस व्याट ने पब्लिश करवाया है। नहीं सॉरी, थॉमस किसी ने भी नहीं।
थॉमस थार्प ने करवाया था। तो ऑप्शन डी है नन। 60 का है नन, ऑप्शन डी। अभी 10 मिनट में आपके पास 4th पेपर भी पहुंच जाएगा एलिजाबेथन राइटर के। और फिर इसके बाद, हाँ बोलिए। भैया वर्ड्स यार कुछ लिखने में समय लगता है। मिल्टन पर भी अभी 2 पेपर जाने हैं और वर्ड्सवर्थ पर अभी एक भी नहीं गया है, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट भी इसी में वर्ड पावर। अभी देखो एंटोनिम की शीट का डिस्कशन नहीं हुआ है, तो एंटोनिम जो आपके पास पेपर पहुंचा है कल उसका डिस्कशन करूंगा। और अगर नेटवर्क इजाजत देगा तो हो सकता है 2 बार जो है मैं क्लास लूं। ठीक है भैया, ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।